हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी तो जाकर पहले वो देख लो, जिसमें मैंने HTML एट्रीब्यूट, स्टैटिक, डायनेमिक और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के बारे में बताया है। क्योंकि अगर आपको वो नहीं पता तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आने वाली, और उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब समझते हैं इस वीडियो का पर्पज। इस वीडियो में हम HTML के सभी इंपॉर्टेंट ग्लोबल एट्रीब्यूट्स को समझने वाले हैं। आप समझने के लिए आपके पास कॉपी, पेन, लैपटॉप या पीसी होना चाहिए, ताकि मैं जो बोलूं आप उसके नोट्स बना सको और मैं जो कोड कराऊं साथ के साथ उसे रन कर सको। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इस वीडियो के कमेंट में बता देना, जरूर सॉल्व करूंगा, जरूर रिप्लाई करूंगा। तो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। ग्लोबल एट्रीब्यूट क्या होता है? ग्लोबल एट्रीब्यूट आपको HTML एट्रीब्यूट वाली वीडियो में भी बता रखा है, फिर भी बता देता हूं एक बार। ऐसे एट्रीब्यूट्स जो हम HTML के सभी टैग्स में यूज कर सके उन्हें ग्लोबल एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब HTML में बहुत सारे ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं, तो उनमें से ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट है उन्हें आप समझते हैं वन बाय वन। HTML का एक बेसिक सिंटैक्स लिख दिया मैंने ऑलरेडी। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास एट्रीब्यूट। अब एग्जांपल कोड लिख देता हूं, उसके लिए एक H1 टैग ले लेता हूं। H1 टैग ओपन किया था तो क्लोज भी करते हैं। अब हेडर लिख देते हैं इसके अंदर। अब कोई भी एट्रीब्यूट ओपनिंग टैग में लिखा जाता है तो ये भी यही लिखा जाएगा, क्लास इक्वल टू डबल कोट। अब इसका सिंटैक्स समझते हैं। सिंटैक्स क्या है क्लास एट्रीब्यूट का? सबसे पहले एट्रीब्यूट का नाम, यहाँ पर क्या है, क्लास, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हो आप। मैंने यहाँ पर एक इंट्रो दे दिया है। अब इसका मतलब समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल स्कूल ले लेते हैं। स्कूल में जैसे क्लास होती है, क्लास 8, क्लास 10, क्लास 12, ऐसे ही यहाँ पर HTML के अंदर क्लास एट्रीब्यूट है जो HTML के एलिमेंट्स को क्लासेस में डिवाइड करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ इंट्रो क्लास दे दी है इस H1 एलिमेंट को, तो अगर मैं चाहूं कोई और एलिमेंट, फॉर एग्जांपल P टैग ले लेते हैं, तो इस P टैग को भी मैं इसी क्लास के अंदर डाल सकता हूं। कैसे? बस वही सेम क्लास एट्रीब्यूट यूज करना है और सेम नेम लिख देना है जो यहाँ लिखा था इंट्रो, यहाँ भी इंट्रो। तो अब ये दोनों एलिमेंट क्या हो गए, एक क्लास के अंदर हो गए। अगर मान लो जैसे स्कूल में 6th क्लास के कुछ स्टूडेंट, ऐसे ही HTML के इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये दो एलिमेंट इस क्लास के अंदर आते हैं। कौन सी क्लास? इंट्रो क्लास। इसका कोई कंटेंट दे देते हैं, दिस इज अ पैराग्राफ। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्लास को लेकर, सिंटैक्स समझ गए। एक HTML डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा क्लास यूज कर सकते हैं हम। मान लो मैंने इंट्रो क्लास दिया है तो एक और क्लास ले सकते हैं हम, उसके लिए एक और पैराग्राफ ले लेते हैं। क्लास इसको दे देते हैं इंपॉर्टेंट, कंटेंट दे देते हैं इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। तो इससे क्या समझ में आया? एक से ज्यादा क्लास नेम यूज कर सकते हैं हम। जैसे स्कूल में एक से ज्यादा क्लासेस होती हैं, और क्लास यूज करने का मतलब क्या है कि हम एक से ज्यादा एलिमेंट को एक क्लास के अंदर डाल सकते हैं। इससे क्या फायदा होता है? इससे हमें CSS और जावास्क्रिप्ट में फायदा होता है। तो वो फायदा हम जब CSS और जावास्क्रिप्ट करेंगे तब समझेंगे क्या फायदा है। अभी बस इतना समझ लो, क्लास एट्रीब्यूट किस लिए यूज होता है? HTML के एक या एक से ज्यादा एलिमेंट को सेम क्लास के अंदर डालने के लिए हम क्लास एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं इसका क्या फर्क पड़ा हमारे वेब पेज। Ctrl+S से सेव, और अब रन करने के लिए लोकेशन पे गए, डबल टैप किया और ये हो गया रन। सबसे पहले आया हेडर। अब हेडर हमने यहाँ एक क्लास के अंदर डाला था इंट्रो। अब इसका कोई इफेक्ट तो नहीं दिखा हमें यहाँ अपने वेब पेज पे। तो इससे हमें क्या समझ में आया? क्लास एट्रीब्यूट्स बस CSS और जावास्क्रिप्ट के काम आती है, वहां पर हम इसका यूज करेंगे। अभी बस हमने इसको एक क्लास के अंदर डाल दिया है H1 और P को, लेकिन इसका कोई फर्क हमारे वेब पेज पे अभी तो नहीं पड़ा। लेकिन जब हम CSS और जावास्क्रिप्ट करेंगे तो वहां हम इसका यूज कर सकते हैं अपने वेब पेज पे कुछ असर डालने के लिए। तो ये उसके लिए बताया मैंने, वहां यूज होता है क्लास एट्रीब्यूट। आप समझते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट, ID एट्रीब्यूट। उसके लिए एक एग्जांपल कोड लिख देता हूं। पहले मैं टैग ले लेता हूं, H2 टैग ओपन किया तो क्लोज भी कर देता हूं। अब कोई भी एट्रीब्यूट ओपनिंग टैग में लिखा जाता है तो इसे भी ओपनिंग टैग में लिखेंगे, ID, उसके बाद डबल कोट्स, ID हेडिंग। तो अब सबसे पहले सिंटैक्स समझते हैं ID एट्रीब्यूट का। सबसे पहले एट्रीब्यूट नेम, यहाँ पर क्या है ID, उसके बाद इक्वल टू, फिर डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ दे देता हूँ माई ID। तो अब ID एट्रीब्यूट क्यों यूज करते हैं, या क्या होता है ID एट्रीब्यूट? HTML के किसी भी एलिमेंट को एक यूनिक नेम प्रोवाइड करने के लिए हम ID एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। जैसे इंसानों के अलग अलग नाम होते हैं, ऐसे ही हम HTML में अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग नाम दे सकते हैं। किसकी मदद से? ID एट्रीब्यूट की मदद से। मतलब अगर हमें फ्यूचर में कभी इस एलिमेंट का काम पड़ा दोबारा से इसी वेब पेज में या किसी और वेब पेज में जिसमें हमने इस वेब पेज को लिंक कर रखा है, तो हम इसको इस नेम से बुला सकते हैं कि भाई माई ID इधर आ, तेरा काम आ गया। तो समझ गए,
आईडी एट्रीब्यूट किस लिए यूज होता है, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि सबसे बड़ी बात, जैसे क्लास में कई सारे एलिमेंट्स में सेम क्लास नेम हम यूज कर सकते हैं, लेकिन आईडी में हम सेम नेम यूज नहीं करेंगे। तो अब कोई और h2 एलिमेंट हुआ या कोई भी एलिमेंट हुआ, मान लो अब पैराग्राफ एलिमेंट है, दिस इज अ पैरा, इसको अगर हम कोई आईडी देना चाहते हैं तो इसके अंदर हम माई आईडी नहीं लिख सकते, माई आईडी 2 लिख दें ये चलेगा, लेकिन सेम स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम नेम दे रहे हैं इसका, और अगर नेम सेम हो गया तो फिर कंट्राडिक्ट प्रोड्यूस हो सकती है कि भाई मेरा भी नाम माई आईडी, तेरा भी नाम माई आईडी, किसको बुलाया। इसलिए नेम आईडी में कभी सेम नहीं होता, मतलब कि आईडी की वैल्यू कभी सेम नहीं होती एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। दूसरी बात, एक से ज्यादा आईडीज यूज कर सकते हैं, मतलब इस एलिमेंट को भी अलग नाम दे सकते हैं, इस एलिमेंट को अलग नाम दे सकते हैं, और इस एलिमेंट को भी अलग नाम दे सकते हैं। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि एक से ज्यादा एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट। तो इस पैराग्राफ को भी हम एक नाम दे सकते हैं, किसकी मदद से, आईडी एट्रीब्यूट की मदद से। अब हमने माई आईडी और माई आईडी 2 पहले दे रखा है, तो यहाँ हम माई आईडी 3 दे सकते हैं नाम। तो अब इस पैराग्राफ का नाम क्या हो गया, माई आईडी 3। फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ी तो हम माई आईडी 3 के नाम से इसको बुला सकते हैं। कहाँ पड़ेगी, CSS और जावास्क्रिप्ट में। इसका यूजर एंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखने के लिए Ctrl+S से सेव करते हैं, और रन करने के लिए वहीं जाते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं ब्राउजर पे, और ये हो गया रन। अब देखो यहाँ पर भी कुछ ऐसा लिख के नहीं आया माई आईडी 1 माई आईडी 2 या इंपॉर्टेंट वगैरह क्लास वगैरह। तो इसका मतलब क्या, यूजर एंड पे कोई असर नहीं होगा। बैकग्राउंड यूसेज के लिए क्लास और आईडी का यूज करते हैं हम। क्लास का काम क्या होता है ये समझ गए, आईडी का काम क्या होता है ये समझ गए, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ गए। अब अगला इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट समझते हैं, डायरेक्शन एट्रीब्यूट। अब डायरेक्शन एट्रीब्यूट भी हम इसी किसी पैराग्राफ में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पैरा ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट पैरा, क्योंकि हम मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल एट्रीब्यूट का भी एग्जांपल आपको साथ में दे रहा हूँ। अब डायरेक्शन एट्रीब्यूट का सिंटेक्स क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले उसका नाम में क्या होता है, dir, ये उसका नाम है। उसके बाद इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर आप 3 वैल्यू दे सकते हो बस, RTL या फिर LTR या फिर ऑटो। अब आपको ये बता दूं, मैं ज्यादातर सब कुछ स्मॉल लेटर्स में लिखता हूं, क्योंकि W3C भी यही रिकमेंड करता है कि HTML हमेशा स्मॉल लेटर में लिखनी चाहिए। भले ही आप कैपिटल में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल ब्राउजर बहुत एडवांस हो चुके हैं, हम कुछ भी कैपिटल में लिखें तो वो अपने आप समझ जाते हैं फिर भी, लेकिन W3C रिकमेंड करता है तो हमें सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए। तो हम समझ रहे थे dir एट्रीब्यूट, डायरेक्शन एट्रीब्यूट। इसके अंदर सिर्फ 3 वैल्यू हम डाल सकते हैं डबल कोट्स के अंदर, RTL, LTR या ऑटो, कोई भी एक वैल्यू एक टाइम पे। तो RTL दे के देखते हैं। RTL का मतलब क्या होता है, राइट टू लेफ्ट। LTR का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। अब एक एक करके समझते हैं क्या काम है इनका। डायरेक्शन एट्रीब्यूट क्यों यूज करते हैं, तो किसी भी टैग के कंटेंट को डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम dir एट्रीब्यूट, डायरेक्शन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। अब उसके अंदर 3 वैल्यू होती है, RTL, LTR और ऑटो। RTL यूज करके देखते हैं, Ctrl+S से सेव किया, ये हमारा पिछला रन था। अब इसको दोबारा से रिफ्रेश कर, अब आप देखो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ वहां से यहाँ आ गया, ये यहाँ। इसका साइज बड़ा करके दिखा देता हूँ, एक स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं इसके अंदर साइज बड़ा करने के लिए। तो आपने देखा ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ अब क्या है, राइट साइड में आ गया। तो इसका मतलब जो कंटेंट होगा इसका वो राइट से लेफ्ट की तरफ चलेगा, इधर से इधर को जाएगा। अब अपना स्टाइल एट्रीब्यूट हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि इसे भी हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में अच्छे से। तो समझ में आ गया RTL। ऐसे ही हम LTR दे सकते हैं, और LTR क्या है, लेफ्ट टू राइट। बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या होती है हर एक टैग के कंटेंट की, LTR। और ऑटो का मतलब क्या है कि वेब पेज अपने आप डिसाइड करे कि किसी भी एट्रीब्यूट के कंटेंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो ये था dir एट्रीब्यूट यहाँ पर। अब समझते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, लैंग्वेज एट्रीब्यूट। किसी भी एलिमेंट को HTML के अंदर लैंग्वेज प्रोवाइड करने के लिए हम लैंग एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। अब यूज करके देखते हैं इसका सिंटैक्स। मान लो ये पैराग्राफ है कि हम लैंग्वेज बताना चाहते हैं वेब पेज को, उसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, लैंग एट्रीब्यूट। अब लैंग एट्रीब्यूट का सिंटैक्स यही है, सबसे पहले उसका नाम LANG, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद डबल कोट, डबल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू, वैल्यू के अंदर हम किसी भी लैंग्वेज का लैंग्वेज कोड डाल सकते हैं बस, और कुछ नहीं। लैंग्वेज कोड फॉर एग्जांपल EN, यहाँ पर दिस इज अ पैराग्राफ, तो ये क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश का कोड क्या है, EN। स्पेनिश का कोड क्या है, ES।
एस, फ्रेंच का कोड क्या है FR। ऐसे ही हर एक लैंग्वेज का एक कोड होता है। अब उस कोड को जानने के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, गूगल बाबा जिंदाबाद। का भी यूजर एंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस ब्राउजर को बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। मतलब कि एक किसी भी एलिमेंट की लैंग्वेज को बताने के लिए कि उसके कंटेंट की क्या लैंग्वेज होने वाली है, एक लैंग्वेज एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं हम। ब्राउजर के काम आता है ये एट्रीब्यूट, यूजर एंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंग्लिश है, अब फ्रेंच ले लेते हैं FR। अब फ्रेंच में दिस इज अ पैराग्राफ को क्या लिखते हैं, सेसी एस्ट अन पैराग्राफे। ये है फ्रेंच लैंग्वेज। अब कंट्रोल एस से सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ यही है लेकिन छोटा हो गया है राइट टू लेफ्ट में, क्यों? क्योंकि मैंने स्टाइल हटा दिया है यहाँ पर इस पैराग्राफ का, जिससे ये बड़ा था। लेकिन यहाँ पर देखो सेसी एस टन पैराग्राफ है, यहाँ पर स्टाइल दे देते हैं बड़ा बड़ा देखने के लिए। फॉन्ट साइज 65 पिक्सल दे देते। कंट्रोल एस से सेव किया, यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया। अब ये देखो ये एक लैंग्वेज है, यहाँ कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ये फ्रेंच लैंग्वेज है क्या है, लेकिन ब्राउजर को अब पता चल चुका है कि ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने इस टैग के एट्रीब्यूट में बता दिया है कि लैंग्वेज क्या है, फ्रेंच। उसके अंदर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट बड़ा करने के लिए यूज किया है। क्लास हमने पहले यूज कर रखा था, तो अब हम समझ रहे हैं लैंग्वेज एट्रीब्यूट। और लैंग्वेज एट्रीब्यूट में फ्रेंच लैंग्वेज दी थी इस एलिमेंट के कंटेंट को। तो अब समझ आया कि लैंग्वेज एट्रीब्यूट क्या होता है और किस काम आता है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, बहुत अच्छा है ये, कंटेंट एडिटेबल। अब आपको किसी भी टैग के कंटेंट को एडिटेबल बनाना है ताकि यूजर उसको एडिट कर सके। क्योंकि अभी देखो यहाँ पर हम किसी भी कंटेंट को एडिट नहीं कर सकते, मैं कुछ भी बटन दबाऊं कुछ एडिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप किसी भी कंटेंट को एडिटेबल बनाना चाहते हैं, किसी भी टैग के कंटेंट को, तो आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, कंटेंट एडिटेबल। अब उसका सिंटैक्स समझते हैं और यूज करके देखते हैं। किस पे यूज करें, इस पैराग्राफ पे यूज करके देख लेते। कंटेंट एडिटेबल, ये उसका नेम हो गया। उसके बाद इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू। अब एक और बात बता दूं, कंटेंट एडिटेबल HTML5 का एट्रीब्यूट है। अभी तक के हमने जितने भी एट्रीब्यूट पढ़े थे ये HTML5 के नहीं थे, ये पहले से थे। ये पहला एट्रीब्यूट पढ़ा है जो HTML5 का एट्रीब्यूट है, मतलब HTML5 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका काम क्या है कि ये एलिमेंट के कंटेंट को एडिटेबल बना देता है। को दिस इज अ पैरा को एडिटेबल बना देगा। कैसे? इसके अंदर हम दो वैल्यू डाल सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, एक टाइम पे एक ही। फॉल्स का मतलब क्या कि बता दो पहले ही ब्राउजर को कि ये एलिमेंट एडिटेबल नहीं है, और ट्रू का मतलब क्या, ये एलिमेंट एडिटेबल है। करके देखते हैं, ट्रू लगा के देखते हैं। अब ये याद रखना, ट्रू फॉल्स, या जो मैंने RTL, ये RTL जो दिया था डायरेक्शन में, अगर यहाँ आप स्पेस दे देते हो तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ ट्रू के बाद स्पेस दे देते हो, काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये स्पेसिंग ध्यान रखना, स्मॉल में ही लिखना। तो अब रन करके देखते हैं कंटेंट एडिटेबल को। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, सेव हो गया, रिफ्रेश भी हो गया। अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा खास चेंज हुआ, लेकिन अब चेंज क्या हो गया है, ये लास्ट वाला पैराग्राफ एडिटेबल बन गया है क्योंकि हमने कंटेंट एडिटेबल ट्रू कर दिया था। करके देखते हैं, ये रहा दिस इज अ पैराग्राफ। अब इसको क्लिक करते ही एक बॉर्डर आ गया, बॉर्डर के अंदर अब दिस इज अ पैराग्राफ को हम एडिट कर सकते हैं। कैसे? इसके बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसको पूरा का पूरा काट सकते हैं, अपना कंटेंट लिख सकते हैं कुछ भी। यू आर वॉचिंग देव विजय यूट्यूब चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हाँ भाई, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, साथ ही साथ घंटे को जरूर दबा लेना ताकि नई से नई वीडियो आप तक आ जाए। तो हम समझ रहे थे कंटेंट एडिटेबल, अब समझ में आ गया कंटेंट एडिटेबल का क्या काम है। ये ऐसा एट्रीब्यूट है कि ये किसी भी एलिमेंट के कंटेंट को एडिटेबल बना सकता है ताकि यूजर उसे एडिट कर सके। तो कभी भी फ्यूचर में हमें किसी भी एलिमेंट को एडिटेबल बनाना पड़ा तो हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, कंटेंट एडिटेबल। अब आगे पढ़ते हैं फर्दर एट्रीब्यूट्स को। अब फर्दर के एट्रीब्यूट के लिए मैंने अलग से डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं, पहले से कोड लिख रखा है, बस उनको समझते हैं वन बाय वन क्योंकि बहुत बड़ी हो जा रही है ये वीडियो ऑलरेडी, और अभी बहुत सारे ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं और हम सबको इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अब समझते हैं नेक्स्ट फर्दर वन बाय वन और ग्लोबल एट्रीब्यूट। समझते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है। समझने के लिए मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट बना रखा है स्टाइल एट्रीब्यूट पे, उसे खोलता हूं सबसे पहले। तो अब समझते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट किस काम आता है? स्टाइल एट्रीब्यूट किसी भी HTML एलिमेंट के कंटेंट को स्टाइलिंग प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है स्टाइल एट्रीब्यूट। अब स्टाइल एट्रीब्यूट का सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले उसका नेम, उसके बाद इक्वल टू, फिर डबल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू। अब स्टाइल एट्रीब्यूट की वैल्यू में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट अभी मैं आपको बता देता हूं, बाकी धीरे धीरे जब हम और फर्दर पढ़ते रहेंगे करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलती रहेगी। एक स्टाइल एट्रीब्यूट की वैल्यू के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट की। अब मल्टीपल प्रॉपर्टीज क्या, ध्यान से सुन रहे हो मुझे तभी समझ में आएगा। मल्टीपल प्रॉपर्टीज जैसे कि यहाँ पर कलर, टेक्स्ट अलाइन, ये देख रहे हो आप, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट अलाइन, ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट।
तो इसका भी एक सिंटैक्स है इन प्रॉपर्टीज को यूज करने का। क्या सबसे पहले डबल कोट्स के अंदर आएगा सब कुछ, ये उसके अंदर इक्वल टू के बाद डबल कोट्स के अंदर कलर प्रॉपर्टी एज इट इज, यही सिंटैक्स है, कलर लिखना है, नेम प्रॉपर्टी का नेम क्या है कलर, उसके बाद कॉलन, उसके बाद उसकी वैल्यू, और वैल्यू के बाद क्या एक सेमी कॉलन। ये स्पेस आपकी मर्जी है, दो चाना दो, हटा देता हूं। तो सिंटैक्स समझ गए कि प्रॉपर्टी का नेम, कॉलन, उसके बाद उसकी वैल्यू और सेमी कॉलन से उस प्रॉपर्टी को खत्म करते हैं। मतलब फर्दर आपको कोई और प्रॉपर्टी यूज करनी है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट अलाइन, उसके बाद कॉलन, उसके बाद उसकी वैल्यू, वैल्यू के बाद सेमी कॉलन, और सेमी कॉलन क्या बताती है कि ये प्रॉपर्टी खत्म हो गई है। तो हम एक एट्रीब्यूट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। अब स्टाइल के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, समझते हैं उन्हें वन बाय वन। कलर प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी क्या करती है, उस टैग के कंटेंट को कलर प्रोवाइड करने में मदद करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ ब्लू दे दिया मैंने, तो इसका मतलब जब हम रन करेंगे तो आई एम हेडर वन क्या आएगा, एक ब्लू। अब यहाँ इसकी वैल्यू, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू हम कॉमन नेम में भी दे सकते हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक, व्हीट, और भी बहुत सारे कलर होते हैं HTML के अंदर नेमिंग में। या फिर हेक्साडेसिमल कलर भी दे सकते हैं। हेक्साडेसिमल कलर क्या होते हैं, कोड नेम ऑफ कलर्स इन 6 डिजिट। मतलब कोई भी कलर है इस दुनिया का, उसको एक 6 डिजिट कोड प्रोवाइड कर दिया गया है, और उस कोड से हमें पता चल जाता है कि वो कलर कौन सा है, तो उसे कहते हैं हेक्साडेसिमल कलर। फॉर एग्जांपल व्हाइट का हेक्साडेसिमल कोड क्या है, हेक्साडेसिमल कोड लिखने के लिए सबसे पहले हैश यूज करते हैं, हैश से हमें पता चल जाता है ये हेक्साडेसिमल कलर है। व्हाइट का क्या है 1 1 1 1 1 1 3 3 6, 6 बार हमने 1 यूज कर लिया, तो ये क्या हो गया अब व्हाइट कलर। तो यहाँ ब्लू की जगह अगर मैं व्हाइट कलर देना चाहता हूँ तो हेक्साडेसिमल में ये दे सकता हूँ, और वो कोड क्या होता है, किसी भी कलर का कोड, जिससे ब्राउजर अपने आप पहचान जाता है कि ये कौन सा कलर है। बाकी फ्यूचर में हम धीरे धीरे यूज करेंगे तब और अच्छे से हेक्साडेसिमल समझ में आ जाएगा। तो कलर प्रॉपर्टी में हम दो तरीके की वैल्यू दे सकते हैं, कॉमन नेम या कोड नेम। तो आपकी मर्जी, मैं यहाँ पर अभी कॉमन नेम दे रहा हूँ ब्लू कलर। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, टेक्स्ट अलाइन। अब टेक्स्ट अलाइन किस लिए यूज होती है, टेक्स्ट अलाइन जैसे अभी हमने पढ़ा था डायरेक्शन एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट अगर हम यूज कर रहे हैं तो अलग से डायरेक्शन एट्रीब्यूट हमें यूज ना करना पड़े, उसके लिए हम टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी स्टाइल एट्रीब्यूट की यूज कर सकते हैं, ताकि हमें डायरेक्शन एट्रीब्यूट यूज ना करना पड़े। तो जैसे वहां पर हमारे पास RTL, LTR और ऑटो होता था, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर सेंटर या फिर राइट या फिर लेफ्ट, ये 3 वैल्यू हैं, ये दे सकते हैं हम टेक्स्ट अलाइन के अंदर। कंटेंट सेंटर में आए, राइट में आए या लेफ्ट में आए, तो हम यहाँ पर सेंटर रखते हैं। ये हो गया हमारा पहला एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट वही कलर यूज करके दिखाया मैंने, मतलब कि एक प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं हम, मल्टीपल प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट की, तो इसीलिए मैंने यहाँ एक और पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज करी हैं। तो अब थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, बैकग्राउंड कलर। ये प्रॉपर्टी किस लिए यूज होती है, किसी भी एलिमेंट को एक बैकग्राउंड कलर देने के लिए। जैसे ये आई एम पैराग्राफ 2, ये कंटेंट है इस पैराग्राफ का, तो इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने, क्या, रेड। अब इसमें भी हम 2 वैल्यू दे सकते हैं, मतलब कहीं भी कलर दे रहे हैं तो हम उसको 2 तरीके से दे सकते हैं, एक कॉमन नेम के थ्रू, रेड, ब्लू, ग्रीन वगैरह, और दूसरा हेक्साडेसिमल कलर के थ्रू। तो यहाँ भी हम रेड की जगह कोई भी हेक्साडेसिमल कलर यूज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर समझ में आ गया। किसी भी एलिमेंट को बैकग्राउंड कलर देने के लिए बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज करते हैं स्टाइल के अंदर। फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी क्यों यूज होती है, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की फॉन्ट को छोटा बड़ा करने में यूज होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 65 पिक्सल लिखा हुआ है ताकि आपको बड़ा दिखे, यहाँ 2 पिक्सल, मतलब वैल्यू आप पिक्सल में दे सकते हैं, PX में, या फिर परसेंटेज में दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 300%, 100%, 60%, या फिर आप दे सकते हैं स्मॉल, लार्ज या फिर मीडियम। स्मॉल, लार्ज, मीडियम क्या है, ये डिफॉल्ट वैल्यू है फॉन्ट साइज की। अगर आप स्मॉल दोगे तो स्मॉल की वैल्यू उठा लेगा इस एलिमेंट के लिए ब्राउजर, लार्ज देते हो तो लार्ज वैल्यू उठा लेगा अपने आप ब्राउजर इस एलिमेंट के लिए, और मीडियम देते हो तो मीडियम वैल्यू उठा लेगा। तो अब समझ आया स्मॉल, लार्ज, मीडियम किस लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिक्सल में यूज करा हुआ है, पिक्सल में ही रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली क्या होती है, जो ये कंटेंट है इस एलिमेंट का, इसको कोई फैमिली प्रोवाइड करनी, फॉन्ट फैमिली। जैसे वरदाना मैंने यहाँ यूज करी हुई है, उसकी जगह आप कुरियर भी यूज कर सकते हो, एरियल यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारी हैं, तो कोई भी यूज कर सकते हो आप। यहाँ मैंने वरदाना यूज कर रखी है। ऐसे ही टेक्स्ट अलाइन क्या है ऑलरेडी बता दिया है। अब विड्थ क्या है, अब बाय डिफॉल्ट कोई भी HTML एलिमेंट हम यूज करते हैं वो एक कंप्लीट रो यूज करता है अपनी विड्थ के लिए, एक कंप्लीट रो। लेकिन हम अगर विड्थ दे दें, मान लो विड्थ दे दी 750 पिक्सल, अब विड्थ भी हम पिक्सल में दे सकते हैं और परसेंटेज में दे सकते हैं, 60%, 10%, क्योंकि मैक्सिमम होती है 100%। 100% का मतलब क्या, कंप्लीट रो यूज कर लो। तो विड्थ मैंने यहाँ 750 पिक्सल दे दिया है। हाइट भी दे सकते हैं हम अपने एलिमेंट को, उसके लिए हाइट प्रॉपर्टी। पैडिंग दे सकते हैं, पैडिंग क्या होता है,
एक एलिमेंट के बॉर्डर से उसके कंटेंट की दूरी को पैडिंग कहते हैं। अब बॉर्डर प्रॉपर्टी भी है इसके पास, जिसकी मदद से हम किसी भी एलिमेंट को बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर कैसे, यहाँ पर बॉर्डर के अंदर हम 3 वैल्यू देते हैं, बॉर्डर नेम के बाद कॉलन के बाद 3 वैल्यू। पहले उस बॉर्डर का साइज मतलब उसकी विड्थ कितनी होगी, तो मैंने यहाँ 7 पिक्सल दे दिया है। उसका बॉर्डर टाइप सॉलिड है, ग्रीन कलर दे दिया बॉर्डर का। तो अब इसको रन करके देखते हैं कोड को। कंट्रोल एस से सेव किया, लोकेशन पे गए, डबल टैप किया, तो ये देखो सबसे पहले आई एम हेडर 1, आई एम H1। तो ये किसकी वजह से आया, इस H1 टैग की वजह से। बीचों बीच आया क्योंकि टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे रखा था। अब कलर क्या है, ब्लू, तो इसलिए इसका कलर क्या आया, ब्लू। नेक्स्ट पैराग्राफ कलर क्या दिया था, सिर्फ ग्रीन सिंगल यूज किया था, तो कलर क्या है यहाँ पर, ग्रीन। आई एम पैराग्राफ 1। अब थर्ड पैराग्राफ क्या था, इसमें बैकग्राउंड कलर क्या था, रेड, तो रेड आया बैकग्राउंड कलर, ये देखो। उसके बाद हमने क्या दिया था, फॉन्ट साइज 65 पिक्सल, बहुत बड़ा आया 65 पिक्सल, ठीक है, ये रहा। फॉन्ट फैमिली वर्दाना दी थी, अब वर्दाना की जगह हम कुरियर देते हैं मान लो यहाँ पर, तो वर्दाना की जगह यहाँ कुरियर दे के देख लेते हैं। कंट्रोल एस से सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखो चेंज हो गया। तो फॉन्ट फैमिली समझ में आ गया क्यों यूज होती है फॉन्ट। फिर उसके बाद टेक्स्ट अलाइन की क्या यूज किया था, सेंटर। तो अब ये सेंटर कहां पर आया, इस पूरी रो के बीच में नहीं आया, यहाँ पर कहीं ये आया जितनी विड्थ हमने दी थी। इसको हमने एक विड्थ दी थी ना 750 पिक्सल, बिल्कुल स्टार्टिंग से वेब पेज के लेफ्ट से 750 पिक्सल इसकी विड्थ होती है, क्योंकि ये लेफ्ट से लेता है विड्थ। तो आप देख रहे हो कि ये हाइट भी इसकी ज्यादा है। हाइट क्यों ज्यादा है, हमने हाइट दी थी 70 पिक्सल, लेकिन साथ में हमने पैडिंग भी दे दी थी 30 पिक्सल की। पैडिंग क्या होती है, इसके बॉर्डर से कंटेंट की दूरी। कंटेंट क्या है, आम पैराग्राफ 2, तो पैडिंग क्या है, इस बॉर्डर से, ये ग्रीन बॉर्डर से यहां तक का डिस्टेंस, ये पैडिंग है, इसे कहते हैं पैडिंग। तो मैंने पैडिंग यहां पर मान लो 30 पिक्सल दे दी, तो ये 30 पिक्सल है। अब पैडिंग अगर मैं 10 पिक्सल दे दूं, कंट्रोल एस से सेव करता हूं, तो ये देखो इसकी हाइट थोड़ी कम हो गई। क्यों, क्योंकि इसकी मिनिमम हाइट तो हमने बता दी 70 पिक्सल है, और 70 पिक्सल के बाद 10 पिक्सल चारों तरफ से ये पैडिंग देनी है हमें। चारों तरफ से पैडिंग क्या है, बाय डिफॉल्ट चारों तरफ से देता है अगर आप सिंगल वैल्यू देते हैं। तो पैडिंग में 10 पिक्सल दिया था हमने, तो वो चारों तरफ 10 पिक्सल की डिस्टेंस में कंटेंट को रखेगा बॉर्डर से। तो बॉर्डर से राइट में 10 पिक्सल, लेफ्ट में 10 पिक्सल, अप डाउन में 10 पिक्सल। हाइट 70 पिक्सल दी थी, अब मान लो हाइट हम 10 पिक्सल दे देते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, तो ये देखो हाइट कम हो गया, लेकिन कंटेंट हमने 65 पिक्सल फॉन्ट साइज दिया था, तो सब उथल पुथल हो गया। तो हमें वैल्यूज भी अकॉर्डिंगली देनी पड़ेगी, नहीं तो सब ऐसे उल्टा सीधा हो जाएगा। कंट्रोल एस से सेव, और ये हो गया सेव। तो अब समझ में आ गया। अब बॉर्डर समझते हैं। बॉर्डर 7 पिक्सल दिया था, इसकी जगह 2 पिक्सल देके देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। अब बॉर्डर इतना मोटा सा था, ग्रीन कलर में है बॉर्डर, अब बहुत पतला हो गया, आप देख सकते हो। और कलर हमने यहाँ दिया था ग्रीन, तो बॉर्डर का कलर भी क्या आया, ग्रीन। कंट्रोल एस से सेव कर दिया। तो ये था ओवरऑल स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में। अब नेक्स्ट समझते हैं ड्रैगेबल एट्रीब्यूट। उसके लिए भी मैंने एक अलग डॉक्यूमेंट बना रखा है, तो चलो पहले उस डॉक्यूमेंट को खोल लेते हैं। ड्रैगेबल, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट भी यूज की है, ये बस दिखाने के लिए कि ड्रैगेबल कैसे यूज होता है। ये अभी मैं नहीं समझाऊंगा, लेकिन आपको ड्रैगेबल जरूर समझाऊंगा, ड्रैगेबल क्या काम आता है। ये हमने यहाँ पर यूज कर रखा है बॉडी के अंदर, ये बॉडी है, इसके अंदर बस यहाँ ध्यान देना है आपको, इस पी टैग में। इसके अंदर क्या है, ड्रैगेबल यूज किया हुआ है, का सिंटैक्स वही, नेम सबसे पहले ड्रैगेबल इक्वल टू, उसके बाद उसके अंदर ट्रू या फॉल्स वैल्यू हम डाल सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो अगर कोई एलिमेंट हमको ड्रैगेबल बनाना है HTML में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्रैगेबल। तो मैंने यहाँ ड्रैगेबल यूज़ किया हुआ है, ट्रू सेव कर दिया है। कंट्रोल एस से सेव किया, रन करके देखते हैं क्या होता है ड्रैगेबल। तो यहाँ देख रहे हो, ये एलिमेंट था सबसे लास्ट में, पैराग्राफ, ड्रैग करके बॉक्स में डाल दो, ये ड्रैगेबल है। तो इसको हम ड्रैगेबल का मतलब हम पकड़ के इसको इधर उधर ड्रैग कर सकते हैं। अब ड्रैग करने के बाद हम क्या यूज़ कर सकते हैं ड्रैग का, अगर हमको कहीं यूज़ करना है कि ड्रैग करके किसी बॉक्स में डाल दो, तो मैंने यहाँ एक बॉक्स डाल दिया है। अब बॉक्स में डालने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ जावास्क्रिप्ट यूज़ की हुई है कि दिखाने के लिए कि ड्रैगेबल को कैसे यूज़ करते हैं। इस एलिमेंट को ड्रैगेबल बना दिया, इस पैराग्राफ को ड्रैग करके जैसे मैं इस बॉक्स पे गया और छोड़ दिया, तो ये पेस्ट हो जाएगा यहाँ। तो ऐसे ही हम यूज़ करते हैं। आपने कई सारी वेबसाइट में देखा होगा, अपलोड वीडियो, अपलोड फोटो में, कि आप वहाँ से अपने लोकली सेव वीडियो या लोकली सेव ऑडियो या फाइल को ड्रैग करके लाके किसी बॉक्स में डाल देते हो और वो वहां पर अपलोड होने लगता है। वहां पर एट्रीब्यूट यूज होता है ड्रैगेबल। तो ड्रैगेबल का क्या काम है, किसी भी एलिमेंट को ड्रैगेबल बनाना। अब इसको यूज करने के लिए जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, तो ये यहाँ पर है, मैंने समझा दिया। आपको ये एग्जांपल कोड चाहिए होगा तो मिल जाएगा, तो
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गिटहब लिंक मिलेगा और उस लिंक पे आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे इस वीडियो से रिलेटेड। तो समझ में आ गया ड्रैगेबल क्या होता है। आप समझते हैं नेक्स्ट ड्रॉप जोन। ड्रॉप जोन पे भी मैंने एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बना रखा है, तो सबसे पहले उसे खोलते हैं। तो ये रहा ड्रॉप जोन का एग्जाम्पल कोड। आप समझते हैं ड्रॉप जोन एट्रीब्यूट होता क्या है। ड्रॉप जोन एट्रीब्यूट ड्रैगेबल एट्रीब्यूट से थोड़ा सा मिलता जुलता होता है। ड्रॉप जोन का मतलब हम किसी भी एलिमेंट को अपने वेबसाइट पे कॉपी, मूव या लिंक की फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम ड्रॉप जोन का यूज करते हैं। अब यहाँ मैंने यूज कर रखा है, सिंटैक्स समझा देता हूँ। सबसे पहले ड्रॉप जोन नेम इक्वल टू, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर इसके अंदर 3 वैल्यू डाल सकते हैं हम, कॉपी, मूव या लिंक। अब इनका क्या काम होता है, उसके लिए रन करना पड़ेगा। कंट्रोल एस से सेव किया, रन करने के लिए लोकेशन पे गए, डबल टैप किया और रन हो गया। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने दिया था देव विजेक्स हेडिंग, इसके अंदर स्टाइल यूज कर रखी है और मैंने कहा था स्टाइल एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है, तो मैंने सीधा बॉडी में यूज कर लिया स्टाइल एट्रीब्यूट और इसकी टेक्स्ट अलाइन क्या दे दिया, सेंटर। तो इसका मतलब अब पूरे के पूरे वेब पेज पे हम कुछ भी लिखेंगे तो वो कहाँ आएगा, सेंटर में, क्योंकि हमने बॉडी में दे दिया है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सारा का सारा कंटेंट आता है बॉडी के अंदर और बॉडी को ही बता दिया कि तेरे अंदर का टेक्स्ट सेंटर में आएगा, तो मतलब कि सारे के सारा टेक्स्ट बीच में आएगा। तो इसीलिए देव विजेक्स सेंटर में आया। रन कर, ड्रॉप जोन एक हेडिंग दे दी है। तो आप समझते हैं मूव, कॉपी, लिंक का क्या काम है ड्रॉप जोन के अंदर। ड्रैगेबल एट्रीब्यूट में क्या था, यहाँ पर हम देखते हैं कि हम बिना सिलेक्ट करे पूरे के पूरे एलिमेंट को ड्रैग करके कहीं भी डाल सकते हैं। लेकिन ड्रॉप जोन में क्या है, आपने जितना टेक्स्ट सिलेक्ट किया है आप उसे HTML के किसी और एलिमेंट में मूव, कॉपी या लिंक कर सकते हो। तो मूव, कॉपी और लिंक का मतलब क्या होता है। मूव का मतलब कि आपने जो एलिमेंट सिलेक्ट करा है वो आप किसी और दूसरे HTML एलिमेंट में ले जाकर मूव कर सकते हो। जैसे मैंने ये ड्रैग करके यहाँ सर्च बार में मूव कर दिया। पहला एग्जाम्पल, पहली लाइन किसका एग्जाम्पल है, मूव का। सेकंड ऐसे ही कॉपी और थर्ड लिंक। लिंक का मतलब क्या है, जब आपने सेलेक्ट करके किसी और एलिमेंट पे ड्रॉ किया तो वो उसका ओरिजिनल कंटेंट बन गया, ना कि वो मूव हुआ और कॉपी हुआ, वो उसका ओरिजिनल कंटेंट बन जाएगा। बस यही फर्क है लिंक में, बाकी कॉपी और मूव तो समझ में आ ही गया होगा। तो आप समझ गए ड्रॉप जोन का क्या काम है। अब उसके अंदर 3 वैल्यू होती है, मूव, कॉपी, लिंक, उनका क्या काम है वो समझ गए। तो आप समझते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट, डेटा एट्रीब्यूट। अब डेटा एट्रीब्यूट पे भी मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, पहले उसको खोलते हैं। ये है, यहाँ पर भी मैंने थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट यूज की हुई है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के बिना कई सारे एट्रीब्यूट यूज नहीं कर सकते, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। मैंने इसीलिए यूज किया है जावास्क्रिप्ट कि आपको दिखा सकूं कि इन एट्रीब्यूट को कहाँ यूज कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आपको समझना क्या है कि इस एट्रीब्यूट को यूज कैसे करें, मतलब जो मैं समझा रहा हूँ एट्रीब्यूट 1 by 1 ग्लोबल एट्रीब्यूट, इनको यूज कैसे करना है, इसका सिंटैक्स क्या है, कहाँ पर यूज कर सकते हैं हम, ये समझना है इस वीडियो का पर्पज, ना कि जावास्क्रिप्ट को समझना। तो यहाँ पर क्या था, डेटा एट्रीब्यूट। अब डेटा एट्रीब्यूट क्या होता है, हमें अपने वेब पेज पे कस्टम डेटा स्टोर करना है तो हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, डेटा एट्रीब्यूट। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले डेटा के बाद हाइफन, ये यहाँ पर देख रहे हो आप, डेटा के बाद हाइफन, और आप किसी भी टैग में यूज कर सकते हो इसे। मैंने यहाँ पर एक लिस्ट ली हुई है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये एक टैग होता है का जिसके अंदर हम लिस्ट टैग यूज कर सकते हैं। वेब पेज पे लिस्ट बनाने में मदद करता है ये टैग। तो ये क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ये सब हम जब टैग्स करेंगे डिटेल में तब समझेंगे। अभी बस इतना समझना है कि डेटा एट्रीब्यूट का क्या काम है, कैसे यूज करते हैं। डेटा एट्रीब्यूट क्या होता है, अपने वेब पेज पे कस्टम डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा एट्रीब्यूट यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं उसका सिंटैक्स समझ रहे थे। डेटा सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हाइफन, ये इसका सिंटैक्स है, उसके बाद नेम लिखना है। अब इसके अंदर 2 कंडीशन है, आप एक कैरेक्टर तो लिखना बहुत जरूरी है इस हाइफन के बाद, मान लो ABCD कुछ भी, और उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, कितना भी बड़ा कंटेंट, कोई भी नेम दे सकते हो, लेकिन एक कैरेक्टर बहुत जरूरी है। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये पूरे का पूरा हिस्सा स्मॉल लेटर में लिखा होना चाहिए, तभी डेटा एट्रीब्यूट काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने डेटा एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है, क्या बता दिया है, एनिमल टाइप। अब एनिमल टाइप की वैल्यू दे दिया, वैल्यू में आप कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हो। मैंने यहाँ क्या दे दी, बर्ड। तो क्या डेटा सेव हो जाएगा इससे हमारे वेब पेज पे, बर्ड डेटा। जो डेटा हम सेव करना चाहते हैं वो डबल कोट्स के अंदर बर्ड। तो ये मान लो अगर आपने पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हुई है जिसमें आपको पता है कि वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हो, तो यहाँ पर एक तरीके से आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। उस वेरिएबल के नेमिंग के 2 कंडीशन होते हैं। पहला क्या, डेटा हाइफन, तो स्टार्टिंग होनी चाहिए उसकी, उसके बाद एक कैरेक्टर जरूर यूज होना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, और वैल्यू में आप कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हो, वही आपकी वैल्यू होगी उस वेरिएबल के लिए। तो बर्ड वैल्यू हमने सेव कर दी है इस वेरिएबल में। यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर इसी वेरिएबल में मैंने फिश सेव कर दिया है, इसी वेरिएबल में स्पाइडर सेव कर दिया है। क्यों, क्योंकि ये क्या बता रहे हैं कि एनिमल टाइप बर्ड, एनिमल टाइप फिश, एनिमल टाइप स्पाइडर। अब ये क्यों किया है, इसको समझने के लिए पहले रन करते हैं। कंट्रोल एस से सेव किया, लोकेशन पे गए, डबल टैप किया रन करने के लिए, और ये हो गया रन। अब इसका क्या काम था, ये सेव तो है, सेव क्या हो
होगा, बैकग्राउंड में होगा, यूजर को नहीं दिखेगा कैसे सेव हुआ, कहाँ सेव हुआ, लेकिन ये अब इस वेब पेज पे सेव है ये डेटा। क्या डेटा? बर्ड, फिश और स्पाइडर। तो हमें एनिमल टाइप पता है, तो अब यहाँ 3 एनिमल हैं। कंटेंट में क्या था? आउल, सैल्मन और टेरेंटुला, ये इसका कंटेंट था इस लिस्ट टैग का। तो कैसे यूज कर सकते हैं हम कि अब हमारे पास वेबसाइट में बैकग्राउंड में सेव है एनिमल के टाइप्स, तो हम बता सकते हैं यूजर जब किसी पे क्लिक करे, मान लो आउल पे क्लिक करता है वो, तो यहाँ पर एक डायलॉग शो हो गया, दिस पेज सेज द आउल इज अ बर्ड। इसके पीछे की प्रोग्रामिंग समझ सकते हैं हम थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट की, भले हमें जावास्क्रिप्ट ना आती हो। क्या कि इसमें एक सिंटैक्स है, क्या? सबसे पहले द आएगा, उसके बाद जिस पे क्लिक करेंगे उसका नाम, उसके बाद इज ए, उसके बाद जो भी हमारा टाइप होगा उस नाम के कोरस्पॉन्डिंग। तो जावास्क्रिप्ट हमें यही मदद करती है कि इस नाम के कोरस्पॉन्डिंग क्या डेटा सेव है वो हमें बता देता है वेबसाइट में। और सेव कैसे करते हैं? सेव करने के लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं? डेटा एट्रीब्यूट। और यूज कैसे करते हैं? जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो जब मैंने इस पे क्लिक किया, जब मैंने आउल पे क्लिक किया तो समझ गया मैं, जावास्क्रिप्ट से जान लिया मैंने कि आउल पे क्लिक किया था मैंने, अब आउल के कोरस्पॉन्डिंग वेबसाइट में क्या सेव है? बर्ड। तो मैंने एक लाइन उसमें बना दी, द आउल इज अ बर्ड। तो इस तरीके से मैंने इसको यूज किया हुआ है डेटा एट्रीब्यूट को। तो अब समझ गए डेटा एट्रीब्यूट क्या है। किसी भी एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कस्टम डेटा स्टोर करने के लिए हम डेटा एट्रीब्यूट को यूज करते हैं, और स्टोर्ड डेटा को यूज करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ खत्म करते हैं डेटा एट्रीब्यूट को। अब समझते हैं जल्दी से हिडन एट्रीब्यूट। हिडन एट्रीब्यूट पे भी मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, जल्दी से उसे खोलते हैं, देखते हैं इसका कोड। हिडन एट्रीब्यूट एक ऐसा एक्सेप्शन एट्रीब्यूट है जिसमें 2 पार्ट नहीं है, मतलब कि उसकी नेम और वैल्यू नहीं है, बस एक नेम है हिडन। मतलब हम किसी भी एलिमेंट को अगर हाइड करना चाहते हैं वेब पेज पे तो हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं? हिडन। आप बस उस टैग में, ओपनिंग टैग में हिडन लिख दो तो वो हाइड हो जाएगा। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। अब देखो, दिस इज अ विजिबल पैराग्राफ, नोट द हिडन एट्रीब्यूट इज नॉट सपोर्टेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 और अर्लियर वर्जन्स। ये याद रखना, हिडन एट्रीब्यूट इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 या उससे कम के वर्जन में नहीं यूज कर सकते हम, बाकी सभी ब्राउजर में सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, ये HTML5 का एट्रीब्यूट है, HTML5 से पहले ये एट्रीब्यूट नहीं था। हमने जो डेटा एट्रीब्यूट पढ़ा था वो भी HTML5 का एट्रीब्यूट था। तो पहला पैराग्राफ क्या था? दिस पैराग्राफ शुड बी हिडन। तो हमने देखा यहाँ पर रन करके, और यहाँ पर पहला पैराग्राफ दिस पैराग्राफ शुड बी हिडन नहीं आ रहा, इसका मतलब वो हाइड हो चुका है। दिस इज अ विजिबल पैराग्राफ, ये आ रहा है सबसे पहले। तो अब समझ में आ गया हिडन एट्रीब्यूट का काम। अब समझते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा है, एक्सेस की एट्रीब्यूट। ये भी बहुत अच्छा और बहुत मजेदार एट्रीब्यूट है, इसके लिए भी मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, तो सबसे पहले उसे खोलते हैं। अब एक्सेस की एट्रीब्यूट का सबसे पहले सिंटैक्स समझ लेते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? नाम, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर कोई भी की या अल्फाबेट इसकी वैल्यू में आप लिख सकते हो, मतलब A to Z कोई भी। अब एक्सेस की क्या होता है वो समझते हैं। आपके वेब पेज पे कोई भी फंक्शन है, उसको किसी भी की के थ्रू एक्टिवेट करना चाहते हो तो उसके लिए हम एक्सेस की का यूज करते हैं। अब ये मैंने यहाँ पर पूरा कोड लिखा हुआ है, इसे एक बार रन करके देखते हैं, उसके बाद समझ। कंट्रोल एस से सेव किया, जहाँ लोकेशन पे गए जहाँ सेव किया था, डबल टैप किया, रन कर दिया, तो ये आ गया। अब आप सबसे पहले देख रहे हो 2 ब्लू में लाइन आ रही है, वो क्या है वो समझते हैं सबसे पहले। ये है ये एंकर टैग। एंकर टैग क्या होते हैं? एंकर टैग होते हैं किसी भी वेब पेज में आप किसी दूसरे वेब पेज का लिंक प्रोवाइड करना चाहते हो तो उसके लिए एंकर टैग का यूज करते हैं हम। और डिटेल में हम जब टैग्स पढ़ेंगे तब समझेंगे एंकर टैग को भी। अभी समझ लो कि हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो लिंक होगा वो लिंक कौन सा होगा? href के अंदर जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इस पे अगर क्लिक करते हैं तो हम उस लिंक पे पहुंच जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने अपने YouTube चैनल का लिंक दिया हुआ था, तो हम यहाँ पहुंच गए। तो यही काम है एंकर टैग का। तो अब इसी काम को हमने एक शॉर्टकट प्रोवाइड करना है। शॉर्टकट प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं? हम एक्सेस की का यूज कर सकते हैं। एक्सेस की कैसे यूज करते हैं उसका सिंटैक्स समझ लिया। अब हमने एक्सेस की यहाँ पर क्या दी थी? H। तो अलग अलग ब्राउजर पे अलग अलग तरीके से एक्सेस की यूज होती है। अब यहाँ मैंने लिख दिया इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, सफारी, ओपेरा, इन सब में एक्सेस की को यूज करने का क्या होता है? हमने H दी थी फर्स्ट लिंक के लिए, क्या एक्सेस की दी थी यहाँ पर? H। तो उनको यूज करने के लिए क्या है? ऑल्ट प्लस एक्सेस। तो मैंने यहाँ इसीलिए लिख दिया प्रेस ऑल्ट प्लस H फॉर देव विजेक्स यूट्यूब चैनल। तो अगर मैं ऑल्ट और H दबा दूं तो देखो अपने आप मैं उस लिंक पे चला गया। तो ये शॉर्टकट प्रोवाइड कर दिया मैंने अपनी वेबसाइट पे कि यूजर डायरेक्ट की दबाए, शॉर्टकट की, उस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो भी फंक्शनैलिटी थी वो एक्टिवेट हो जाए। तो एंकर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो भी फंक्शनैलिटी थी वो एक्टिवेट हो जाए। अब सिर्फ एंकर एलिमेंट नहीं, कोई भी ऐसा फंक्शन जो किसी क्लिक पे अगर एक्टिवेट होता है, मतलब क्लिक बेस्ड जितने भी फंक्शन है उन सब पे हम एक्सेस की लगा सकते हैं। और अलग अलग ब्राउजर्स पे एक्सेस की यूज करने का अलग अलग तरीका है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है, बाकी आपको कोड मिल जाएगा।
और रन जरूर करके देखना। कोई भी दिक्कत आए बता देना, कमेंट में जरूर सॉल्व करूंगा। तो अब अगला इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट पढ़ते हैं, वो क्या है, स्पेल चेक। उसके लिए भी मैंने एक पहले से बना रखा है डॉक्यूमेंट, को खोल देता हूँ एक बार। तो खोल दिया मैंने ये डॉक्यूमेंट स्पेल चेक पे रिलेटेड। तो स्पेल चेक का भी यही सिंटेक्स है, सबसे पहले नेम, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद ट्रू या फॉल्स, कुछ भी आप लिख सकते हो। इसके अंदर दो वैल्यू हैं, ट्रू या फॉल्स। स्पेल चेक का क्या काम होता है कि ब्राउजर को बता दे कि आप इस एलिमेंट के कंटेंट की स्पेलिंग को चेक कर सकते हो या नहीं। यहाँ पर जैसे मैंने यूज किया स्पेल चेक इक्वल टू ट्रू, तो ब्राउजर चेक कर सकता है कि इसके अंदर की लिखी हुई स्पेलिंग सही है या गलत है। तो स्पेल चेक का काम बस इतना ही है। देखने के लिए कंट्रोल एस से सेव किया और लोकेशन पे गए, रन किया और ये आ गया। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक पैराग्राफ लिख रखा था। अब पैराग्राफ को क्या बना रखा है मैंने, एडिटेबल, मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज कर। तो एडिटेबल का मतलब मैं यहाँ पर एडिट भी कर सकता हूँ। अब ब्राउजर हमेशा इसको चेक करेगा कि स्पेलिंग इसकी सही है या गलत है। अब यहाँ पर मैंने एक इनपुट टैग भी यूज कर रखा है, ये एक फॉर्म का टैग है। जब फॉर्म पढ़ेंगे डिटेल में तब समझेंगे इस टैग को। तो अभी बस समझ लो स्पेल चेक का क्या काम है। स्पेल चेक का काम क्या है, किसी भी एलिमेंट के कंटेंट की स्पेलिंग को ब्राउजर चेक कर सके, वो हम किससे स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्पेल चेक एट्रीब्यूट के थ्रू। बस इतना ही काम है स्पेल चेक का। नेक्स्ट समझते हैं टाइटल एट्रीब्यूट। अब टाइटल एट्रीब्यूट क्या होता है, टाइटल एट्रीब्यूट किसी भी एलिमेंट को एक टूल टिप प्रोवाइड करने के लिए हम टाइटल एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अब इसका सिंटेक्स भी यही है, टाइटल, उसके बाद इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू। अब वैल्यू में आप कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हो, जैसे दिस इज अ पैराग्राफ। अब मैंने ये इसकी टूल टिप दे दी है इस पैराग्राफ। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। टूल टिप का मतलब क्या, अब इस पैराग्राफ पे अपना कर्सर लेके जाता हूं तो अपने आप यहाँ पर दिस इज अ पैराग्राफ ये लिख के आ गया है। दिख नहीं रहा होगा तो जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे ही मैं यहाँ पर कर्सर लेके गया तो दिस इज अ पैराग्राफ, हटा दिया, हट गया। तो यही होता है टूल टिप। तो किसी भी एलिमेंट को एक टूल टिप देने के लिए हम यूज करते हैं टाइटल। तो अब पढ़ते हैं लास्ट एट्रीब्यूट, टैब इंडेक्स। इस पे भी मैंने एक डॉक्यूमेंट बना दिया है, तो पहले उसे खोलते हैं। टैब इंडेक्स एट्रीब्यूट का क्या काम है कि ये वेब पेज के एलिमेंट को नेविगेशन प्रोवाइड करता है। नेविगेशन कैसे, टैब बटन के थ्रू। मतलब आप टैब बटन दबाओगे तो आप नेविगेट कर सकते हो टैब इंडेक्स के एलिमेंट्स में। मतलब एग्जांपल के लिए डिव टैग्स ले रखे हैं, टैग पे ध्यान मत देना, ध्यान किस पे देना है, बस एट्रीब्यूट पे। कैसे यूज करते हैं, क्या है ये सिंटेक्स, सबसे पहले टैब इंडेक्स, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर कोई भी एक नंबर, नंबरिंग ऐसे स्टार्ट करना 1 2 3 4 5 6, मतलब स्मॉल से लार्ज पे जाना। तो ये तीन एलिमेंट है, इनको तीन नंबर दे दिए मैंने, 1 2 3। जैसी नंबरिंग दोगे तो टैब दबाने पे वहीं जाओगे। देखने के लिए कंट्रोल एस से सेव करते हैं और रन करने के लिए लोकेशन पे जाते हैं, डबल टैप करते हैं। अब ये देखो, सबसे पहले देखते हैं ये तीन डिव टैग हैं। तो यहाँ पर तीन डिव टैग के अंदर कंटेंट देव विजेक्स गूगल माइक्रोसॉफ्ट। तो देव विजेक्स गूगल माइक्रोसॉफ्ट ये आ गया, ठीक है। अब ये बॉर्डर में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एडिटेबल है। ये बॉर्डर में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये क्या है, टैब में डिवाइड हो चुका है। टैब्स में कैसे, टैब इंडेक्स एट्रीब्यूट के थ्रू। ये रन हुआ तो अब मैं टैब दबा रहा हूं, तो टैब दबाते हुए मैं तीसरे रो में गया। दूसरी में क्यों नहीं गया, क्योंकि यहां पर मैंने तीसरी रो को 2 नंबर दे रखा था। अब ये भी जावास्क्रिप्ट की मदद से ही करते हैं हम, तो वो अभी नहीं समझा रहा, बस इतना समझा रहा हूं। टैब इंडेक्स का क्या काम है, टैब इंडेक्स का काम है कि टैब्स प्रोवाइड कर सकते हैं अपने वेब पेज पे, ताकि यूजर नेविगेट कर सके एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे। अब वो कैसे करेगा, हम उसकी नंबरिंग दे सकते हैं टैब इंडेक्स के अंदर 1 2 3। जब आप रन करोगे सबसे पहले टैब सिलेक्टेड कौन सा आएगा, जिस पे आपने 1 दे रखा होगा। अब मैंने 1 किसको दे रखा था, सबसे पहले फर्स्ट डिव टैग को। तो सबसे पहले सिलेक्टेड कौन सा आया था रन करने पे, फर्स्ट रो। अब जब हमने टैब दबाया तो सीधा थर्ड रो सिलेक्ट हुई। क्यों सिलेक्ट हुई, क्योंकि हमने टैब इंडेक्स टू थर्ड डिव टैग को दे रखा था। उसके बाद थर्ड इंडेक्स हमने दिया इसको, सेकंड को। तो जब मैं टैब दबाऊंगा तो उसके बाद सेकंड पे जाऊंगा। तो यही काम है टैब इंडेक्स का कि नेविगेशन प्रोवाइड कर देता है। और फोर्थ टैब इंडेक्स मैंने किसको दे रखा है, इस पैराग्राफ को। तो अगर मैं वेब पेज पे आता हूँ और के बाद दबाता हूँ टैब, तो अब मैं फोर्थ यहाँ पर आ गया। तो यही काम होता है नेविगेशन प्रोवाइड करने का टैब इंडेक्स का। इस वीडियो को यहीं रैप करते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर सब कुछ कर दो। इंस्टाग्राम पे लाइक फॉलो कर लो, फेसबुक के पेज को लाइक फॉलो कर लो, ताकि आपको नई से नई अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। साथ ही साथ ये बता दूं, वीडियो बहुत बड़ी है, तो अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, बार बार देखो, कोई बुराई नहीं है। जब तक समझ में ना आए तब तक देखो, और कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट कर दो, इस वीडियो में जरूर सॉल्व करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।